हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओपी तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट को, यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य। तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर पढ़े हैं जिसमें हमने जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य किस तरह से हुआ, अभिजात वर्ग के बारे में, उदारवादियों के बारे में, और जो फ्रांस की क्रांति थी उसके कुछ सुधार भी पढ़े थे। नेपोलियन के बारे में भी हमने पढ़ा था, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वियना में जो संधि हुई थी उसके बारे में, जिसमें बहुत सारे जो क्षेत्र थे जो फ्रांसीसियों के कब्जे में थे, क्रांतिकारियों के कब्जे में थे, या जो नेपोलियन द्वारा छीने गए क्षेत्र थे उनको क्या कर दिया था, बांट दिया गया था। उनकी क्या सत्ता है दोबारा से बहाली कर दी गई थी, या उनसे क्या नया जो क्षेत्र है वो बना दिया गया था। इसके अलावा जो फ्रांस पर है नियंत्रण, अधिक नियंत्रण रखा गया था ताकि क्या है वो अन्य देशों पर अधिकार न कर सके या अपना विस्तार न कर सके। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ओटोमन साम्राज्य के बारे में, जिसमें यूनान है वो स्वतंत्र हो गया था। किससे स्वतंत्र हुआ था? ओटोमन साम्राज्य से। उन्होंने संघर्ष करके क्या है उनसे आज़ादी प्राप्त है वो की थी। फिर हमने देखा था कि किस तरह से भाषाएं हैं वो किसी भी देश की जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं उनको जागृत करने में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती है। तो आगे हम बढ़ते हैं आगे, और इसी में ये यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वो किस तरह से आगे बढ़ा। तो इसमें है भूख कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, जिसे यहाँ लिख रखा है। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद है उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। मतलब कि बेरोजगार लोग हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा थे, और पॉपुलेशन है वो यूरोप की वो बढ़ रही थी तेज़ी से। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त जो आबादी थी शहर में वो भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी थी, और नगरों में लघु उत्पाद के अक्सर क्या है इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। मान लीजिए किसी क्षेत्र में यूरोपियन क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा जब औद्योगिक क्रांति है उसकी शुरुआत वो पहले ही हो चुकी थी, जिसके कारण यूरोप है वो क्या एक मैन हब बन गया था। इंग्लैंड जो हम कह सकते हैं मुख्य रूप से इंग्लैंड है वो क्या है मशीन से बने हुए उत्पाद का मैन हब था, या आप केंद्र कह सकते हो, जिसमें क्या होता था कच्चा माल वो सस्ते दाम पर खरीद कर वो मशीनों से आ, वस्तुओं को बनाकर है वो सस्ते दामों पर बेचते थे। इसके अलावा जो हाथ से बनी हुई चीज़ें थी वो क्या अपेक्षाकृत है वो महंगी होती थी, जिसके कारण क्या होता था यूरोप के अन्य देशों में जो इंग्लैंड से आए मशीनों से बने जो सस्ते उत्पाद थे उनको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। और इंग्लैंड में औद्योगिक स्तर वो क्या था पूरे महाद्वीप में सबसे ऊंचा था। और महाद्वीप महाद्वीप यानी यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हो रहा था उस समय, और अन्य देशों में कम था। जो लोग हाथों से चीज़ें बनाते थे बाजार में बेचते थे वो कम बिकती थी, बहुत कम बिकती थी, या उसके दाम है वो ज़्यादा होने के कारण है वो इंग्लैंड से बनी हुई चीज़ों का सामना है वो नहीं कर पाई। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। यानी वो घरों में बनाते थे लोग कपड़े वगैरह, और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। और यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंत शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। यानी कि कृषक भी परेशान थे, क्योंकि वो क्या अपनी जिम्मेदारी आप कह सकते हो जो सामंती शुल्क लगते थे उनके नीचे दबे हुए थे। और अन्य जो लोग थे वो क्या है बेरोजगारी की मार से क्या है पीड़ित थे। आगे और लिखा हुआ इसमें, और खाने पीने की वहाँ पर दिक्कत कैसे बढ़ी। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष में अगर फसल खराब होने से शहर और गांव में व्यापक गरीबी है वो फैल जाती थी उस समय। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती थी इंग्लैंड में, मुख्य रूप सॉरी यूरोप में। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ 1848 में ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस को लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाए गए, लुइस फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया, और नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से सभी ऊपर वयस्क पुरुषों को मताधिकार या मतदान करने का अधिकार है वो दिया, और काम के अधिकार की गारंटी भी दी।
रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने वो स्थापित किए गए। ठीक है, ये चीज़ें जब उन्होंने मांग की, डिमांड की, इंग्लैंड के वो जो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ पर उनकी ये डिमांड थी कि ये चीज़ें की जाए, तो उसमें ये सुधार किए गए। इससे पहले क्या होता था, 1845 में भी जो सलेशिया में बुनकर थे, सलेशिया में जो बुनकर थे ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे, या वो कम दाम देते थे उसके। तो पत्रकार विल्हेम वॉल्फ ने सिलेशिया के गांव की घटना इस प्रकार बताई है, यहाँ लिखी हुई है जैसे कि इन गांव में 18,000 आबादी वाले में सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक था। यानी लोग वो सूती कपड़ा बुनते थे, मतलब अपने घर पे क्या जो भी जो हथकरघा बोलते हैं उसको, जो उससे क्या बनाते थे। श्रमिकों के हालात है वो खस्ता थी, खस्ता का मतलब है वो गरीबी में जकड़े हुए थे, और काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदार ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें वो क्या करती, गिरा दी। यानी जो माल वो घर पर बनाकर ठेकेदार के पास बेचते थे वो क्या कम दाम मिलते थे उसको, उनको ठेकेदार से। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, 4 जून दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ ने अपने घरों से निकली, बुनकरों की भीड़, और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी तक पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। कहाँ मांग कर रहे थे, उसका जो घर था उसके सामने है वो विरोधियों की इकट्ठे होकर क्या किया उन्होंने, मांग की किसकी, ज़्यादा मजदूरी की। उनके साथ ही कभी उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया, तो कभी क्या उनको धमकियां भी दी गई। किनको दी गई, जो उस गांव में काम करते थे, 18,000 की जो आबादी थी, जो ठेकेदार के अंडर में काम करते थे, उनकी उनको क्या धमकियां दी गई या उनको घृणा की गई। इसके बाद क्या हुआ, इस भीड़ ने ज़बरदस्ती इनके घर में घुस गई और क्या किया, वहाँ की जो खिड़कियाँ थी उनके घर के अंदर, खिड़कियाँ, फर्नीचर और मिट्टी, चीनी मिट्टी के जो बर्तन थे वो सबको तोड़ दिया, और जो भंडार गृह था उसको क्या लूट लिया उन्होंने। और ठेकेदार को अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में है वो भाग गया, पर क्या उसको वहाँ पर शरण नहीं मिली। ऐसे आदमी को क्या वहाँ आपस पास में क्या शरण है वो नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, क्योंकि उसने क्या है, जो बुनकर थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। ठीक है, आगे है इसी में ही कि शरण देने से इनकार कर दिया गया था। वह 24 घंटे के बाद सेना बुला ली गई वहाँ, कहाँ, पेरिस में, सॉरी वो सलेशिया में, सलेशिया में क्या मदद बुला गई। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें क्या 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो इसका हम अर्थ कह सकते हैं हमें, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं था, रोजगार था तो क्या वो बहुत खस्ता हालत में था, और जो उनके ऊपर जो काम करने वाले थे, बुनकरों के ऊपर जो ठेकेदार थे, या चाहे वो सूती कपड़ा के मिल में, कारखाने में, घर पे काम करने वाले थे, उनको अपना सामान बेचने में क्या दाम कम मिल रहे थे, क्योंकि मशीनों से बने हुए इंग्लैंड से औद्योगिकृत माल है क्या वो सस्ता बिक रहा था, तो क्या उनके हालत है वो खस्ता बने हुए थे, तो उन्होंने विरोध किया। तो ये छोटी छोटी जो घटनाएं हैं वो किसी भी देश में क्या राष्ट्रीय भावना को जागृत करती है, या उनको क्या आगे बढ़ाती है। जैसे हमारे यहाँ भी कभी गुजरात के खेड़ा में हुआ, फिर चंपारण में हुआ, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में क्या किसान आंदोलन हुए, और इसके अलावा जनजातीय आंदोलन हुए, जैसे हमने पढ़ा है संथालों ने विद्रोह किया था। तो इनका प्रभाव है क्या राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक रूप से पड़ता है। ठीक है, फिर 1848 में उदारवादियों की क्रांति। 1848 में, सॉरी, 1848 में यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की भी एक क्रांति है वो साथ के साथ चल रही थी। यानी जो किसान थे, मजदूर थे, उनका विरोध तो चल ही रहा था, साथ में हमने पीछे पढ़ा था जो मध्य वर्ग था, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर थे, वकील थे, कलरक थे, ठीक है, अध्यापक थे, वो भी क्या साथ के साथ विद्रोह कर रहे थे। तो फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा की गद्दी है उसको छोड़नी पड़ी। एक गणतंत्र की घोषणा वो की गई जो सभी पुरुषों को सर्वाधिक ये सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से मांग से जोड़ दिया। पहले तो क्या कर रहे थे, देश का क्या एकीकरण होना चाहिए, यानी इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे, क्योंकि आपको बताया मैंने पीछे देखा था थोड़ा सा, आगे भी पढ़ेंगे, अलग अलग क्या है वो क्षेत्रों में बटा हुआ था, किसी पर कोई छोटा निरंकुश राजा राज करता था, किसी पर कोई करता था,
तो उनको क्या यूनाइट करने की मांग, इकट्ठा करने की मांग के साथ साथ उन्होंने क्या किया, ये भी मांग की उनकी क्या संविधान बनाने की भी मांग की, और मत देने की अधिकार देने की मांग है वो की गई थी उस समय। ठीक है, तो उन्होंने बढ़ते हुए असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। किसने? उदारवादियों ने, और जो किसान और मजदूर वर्ग थे उन्होंने आगे बढ़ाया। और यह राष्ट्र राज्य संविधान की जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, संगठन बनाने की आज़ादी थी, जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी। यानी जो वो संविधान की मांग कर रहे थे उसके अंदर क्या क्या था कि प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए, संगठनों को आज़ादी दी जाए, साथ के साथ संसदीय सिद्धांत थे उन पर आधारित थी उनकी मांगी। ओके, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वासित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट जो संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। यानी कि लोग है 831 निर्वासित जो प्रतिनिधि थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने इकट्ठा होकर फ्रैंकफर्ट संसद में इकट्ठा हुए। वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आगे का जो मसौदा है, यानी जो सभी के नेशनल असेंबली के पक्ष में उन्होंने मतदान का फैसला लिया। यानी ये लोग हैं, जैसे यहाँ इमेज दी हुई है, इसमें क्या है वो इकट्ठा हुए 831 निर्वासित सदस्य। अब उन्होंने किया क्या, किसमें? सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। ये ध्यान रखना, अब ये एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन या 5 मार्क्स क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ से पूछा जा सकता है। तो उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस यहाँ से है, इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन है वो अधीन रहना था, यानी वो संसद के अधीन काम करेगा, ऐसे अध्यक्ष उससे बनाया जाए। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वासित सभा के विरोधी थे। यानी उन सब ने मिलकर क्या किया, ये सोचा कि अपना एक अध्यक्ष बना लेते हैं और क्या जो हमारी संवैधानिक संसदीय पद्धति है उस पर आधारित एक राष्ट्र की निर्माण करेंगे। पर जब उसको पहनाया गया तो उसने क्या किया, जो उस संसदीय व्यवस्था का विरोध करने वाले थे उनका साथ निभाया और उसने क्या वो ताजपोशी है वो नहीं ली या उस ताज को नहीं अपनाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फ्रेडरिक कहाँ से है, हाँ जाकुलिन वर्ग यहाँ से है, सॉरी यहाँ से, जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया वहीं संसद का सामाजिक आधार भी क्या कमजोर हो गया। यानी इन कुलीन वर्गों का, यानी जो अमीर थे उनका वर्ग और जो सेना है उसका विरोध बढ़ गया था, जिससे क्या हुआ, जो संसद इकट्ठा हुई थी फ्रैंकफर्ट में चर्च में सेंट पॉल में, उसका जो आधार था वो कमजोर हो गया और संसद के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया था। मजदूर और कारीगरों की क्या मांगे थी कि उनके जो काम के घंटे हैं वो फिक्स किया जाए, उनकी मजदूरी है वो क्या सैलरी है वो उनको प्रदान की जाए, उनकी जो चीज़ें बनी हुई थी उनकी दाम बढ़ाए जाए। इसके अलावा जो शुल्क थे किसानों के, अलग अलग सामंती शुल्क थे, उसकी भी मांगों क्या क्या इन्होंने विरोध किया था। कि इन्होंने जो संसद के लोग बैठे थे, जो बना रहे थे संसद, राजा बना रहे थे, अपना एक अध्यक्ष बना रहे थे, इन्होंने किया। तो वो क्या किया, उन्होंने उनका समर्थन है खो दिया। किसने? उस संसद ने मजदूरों और कारीगरों का समर्थन है वो खो दिया। और उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं के जो राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का भी मुद्दा वो विवादास्पद रहा था। हालांकि आंदोलन में महिलाओं की संख्या है वो क्या अधिक नहीं थी, फिर भी क्या उनकी जो सक्रिय भागीदारी है अलग अलग आंदोलन में क्या वो रही थी। फिर भी महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन वो स्थापित किए थे, अखबार भी शुरू किए थे, राजनीतिक बैठक होती है और जो प्रदर्शन होते हैं उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। इसके बावजूद जो असेंबली के चुनाव के दौरान क्या हुआ, जब असेंबली के चुनाव हुए तो मताधिकार से उन महिलाओं को वंचित रखा गया। और जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब भी महिलाओं को केवल क्या है, जो दर्शक दीर्घा होती है उसी में खड़े होने दिया गया उनको। ठीक है, यानी कि जो 831 सदस्य थे उसमें जो
इकट्ठे हो रहे थे उनमें क्या महिलाओं को स्थान है वो नहीं दिया गया। वो क्या सिर्फ जो दर्शक इकट्ठे होते थे उनमें उन्हीं में उनको स्थान दिया गया इस तरफ, ठीक है। उनको अंदर है वो नहीं आने दिया। तो इससे भी क्या हुआ, एक तरह का आप कह सकते हो किसान, ये जो संसद थी ये किसानों से भी दूर हो गई, मजदूरों से भी दूर हो गई, और जो महिलाएं हैं उनसे भी दूर हो गई। इसीलिए क्या है, इसका जो आधार था वो कमजोर हो गया। आगे है, हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी जो आंदोलन के दबाव पाने में कामयाब हुई थी, किंतु वे पुरानी व्यवस्था है उसको बहाल नहीं कर पाई थी। यानी 1848 तक आते आते जो उदारवादी आंदोलनकारी थे, अलग अलग जो मांग कर रहे थे वोटिंग के राइट की, या अन्य जो शुल्क होते हैं, व्यापार होते हैं, या जो अन्य जो हमने देखा था उसमें पीछे स्टार्टिंग में जब फर्स्ट लेक्चर किया था तो उसमें अधिकारों की बात की थी, उनको क्या किया गया, उन्होंने मना कर दिया था। फिर भी क्या जो पुरानी व्यवस्था थी, जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, उसको लागू है वो नहीं कर पाए थे। राजा को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें हैं या छूट है वो देना ही उचित रहेगा, वरना इस क्रांति को दमन है वो नहीं किया जा सकता था। यानी उनको रियायत है, क्रांतिकारियों को, उदारवादियों को वो रियायत देना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो 1848 के बाद के वर्षों में क्या हुआ, जो मध्य और पूर्वी यूरोप है उसमें निरंकुश राजशाहों ने अनेक परिवर्तन है वो उनको आरंभ किया, जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से ही पहले शुरू हो चुके थे। 1815 से पहले हमने पढ़ा था पश्चिमी यूरोप में किस तरह से हुआ, जैसे फ्रांस में की क्रांति कब हुई, 1789 में हुई, 89 में हुई। तो वहाँ पर जैसे किस तरह से सुधार किए उनके बारे में हमने पढ़ा है। पर क्या है, पूर्वी और मध्य यूरोप में ये सुधार नहीं हो पाए, तो उन्होंने देख लिया था कि ये क्रांति है यूरोप से पूरे यूरोप में फैल सकती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, मध्य की ओर। तो उन्होंने पहले से ही उनको क्या कर दिया, कुछ रियायतें हैं वो देना शुरू कर दिया था, ठीक है। आगे है इसी के अंदर कि इस प्रकार जो हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में भूदास्तव और जो बंधुआ मजदूरी है उसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भूदास्तव और यानी जो मजदूरी करवाते हैं उनसे, बंधुआ मजदूरी होती है, उनको ख़त्म कर दिया गया। क्यों ख़त्म कर दिया गया, ताकि वो इकट्ठे होकर के जो निरंकुश राजतंत्र है उसके खिलाफ वो आवाज़ ना उठा सके, या जो मांग है संविधान बनाने की, या जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग है वो ना कर सके। इसलिए पहले उनको क्या अधिकार है वो दे दिए गए। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता है वो साफ हो गया था, ठीक है। आज इतना ही करते हैं। जर्मनी और इटली के जो एकीकरण है उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, एक ये देख लेते हैं विचारधारा क्या होती है। विचारधारा एक यहाँ लिखा हुआ है, विचारधारा के एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाला विचारों का एक समूह है, ठीक है। जब किसी एक ग्रुप की सामाजिक और राजनीतिक आधार पे अगर उनके एक विचार हों तो उसको क्या कहेंगे हम, उनकी विचारधारा। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मैसेज डाल सकते हैं। ओके, बाय, मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिए।